रघु एक सामान्य युवक था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे उम्मीद थी कि उसे कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दिल्ली, मुंबई, जयपुर हर जगह इंटरव्यू देने गया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। पैसे खत्म हो रहे थे, किराया देना मुश्किल हो गया, भूख से पेट मरोड़ उठने लगे थे। एक दिन थक हार कर वह एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठा था। तभी उसकी नज़र एक अजीब विज्ञापन पर पड़ी। ज़रूरत है एक ईमानदार व्यक्ति की, रहने और खाने का इंतजाम है, संपर्क करें हवेली नंबर 13, पुराना कोहरा गांव। विज्ञापन पीले कागज पर हाथों से लिखा हुआ था। रघु को ये अजीब जरूर लगा, लेकिन अब उसके पास विकल्प नहीं था। कोहरा गांव नाम की ही तरह हमेशा कोहरे से ढका रहता था। गांव के बाहर एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। ईंटें निकली हुई, खिड़कियां टूटी हुई, लेकिन फिर भी किसी अजीब आकर्षण से भरी हुई। रघु ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सामने एक लंबा सफ़ेद पोशाक में आदमी खड़ा था। चेहरा फीका, आंखें बिल्कुल बेरंग और होठों पर एक असहज मुस्कान। उसने कहा, तुम सफाई का काम करने आए हो ना? रघु डरते हुए जवाब दिया, जी हाँ। उसने कहा, इस हवेली का बस एक नियम है, हवेली के दक्षिणी गलियारे में मत जाना और रात के 3 बजे सारे काम बंद कर देना। रघु ने सिर हिलाया। उसे क्या फ़र्क पड़ता, उसे तो बस खाना और सोने की जगह मिल गई थी। पहले दिन रघु ने मुख्य हॉल की सफाई शुरू की। मकड़ियाँ, धूल, टूटी मेज़ें, बहुत काम था, लेकिन हर कमरे में अजीब बातें होती थी। एक कमरा जहाँ झाड़ू चलाते ही ज़मीन से कहराने की आवाज़ें आती थी। एक आईना जिसमें रघु को अपना चेहरा नहीं दिखता था। दीवारों पर रह रह कर उभरते हुए काले हाथों के निशान। रात को उसने एक दरवाज़ा देखा जो हमेशा बंद रहता था, जिसे दक्षिणी गलियारा कहा जाता था। रघु के अंदर एक जिज्ञासा जागने लगी। तीसरे दिन जब वह बैठक की सफाई कर रहा था, एक अलमारी के पीछे कुछ अजीब लगा। उसने अलमारी हटाई। वहाँ ईंटों की दीवार पर एक पत्थर हिला हुआ था। जैसे ही रघु ने वह पत्थर खींचा, जमीन में कंपन हुआ और एक संकरा रास्ता खुल गया। सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में उतरती थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन बेरोजगारी ने डर को पीछे धकेल दिया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे उतर गया। सीढ़ियाँ बहुत गहरी थी और फिर एक अजीब दरवाजे पर ख़त्म हुई। दरवाज़ा लोहे का था और उस पर कुछ बहुत पुरानी, जंग लगी भाषा में लिखा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक झटका सा लगा। वो अब किसी और ही जगह था। नीली रोशनी से भरा जंगल, हवा में तैरते जीव और चारों ओर अजीब सन्नाटा। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी, लेकिन वहाँ कुछ था जो गलत था। रघु को एक गुफा दिखी जिसमें एक चमकदार पत्थर पड़ा था, ऐसा पत्थर जो उसने कभी नहीं देखा था। जब उसने उसे छूना चाहा, एक परछाई ने उसकी कलाई पकड़ ली। किसी अदृश्य ताकत ने उससे कुछ देने की मांग की। रघु को लगा जैसे उसकी यादें खींची जा रही हो। वो पत्थर लेकर भागा, जैसे तैसे दरवाजे से होकर वापस आया। जब वो ऊपर आया तो उसका सिर दर्द कर रहा था, लेकिन जेब में चमकदार पत्थर था। अगले दिन उसने पत्थर को शहर के एक पुराने जौहरी को दिखाया। जौहरी ने देखते ही कहा, ये तो एलियन ओपल है, इसकी कीमत लाखों में है। रघु ने मुस्कुराते हुए उसे बेचा और पहली बार अपने हाथों में इतनी रकम देखी। वो अब रोज़ हवेली की सफाई करता और हर रात उस रास्ते से नीचे जाता। हर बार कुछ कीमती चीज़ें लेकर आता, कभी कोई प्राचीन सिक्का, कभी कोई अजीब क्रिस्टल, लेकिन हर बार कुछ न कुछ छूट जाता, यादें, सपने या आवाज़ें। एक रात जब रघु वापस आ रहा था, उसे सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी दिखी। लंबी चोटिल, गर्दन फटी, सफ़ेद पोशाक और आंखों में खून। वो बोली, तुम हमसे चीज़ें ले जाते हो, अब तुम हमारी जगह लोगे। रघु चीखते हुए दौड़ा। वो डर गया। अब तक वह डर को अनदेखा करता आया था, लेकिन अब वह हर जगह उसे दिखने लगी। आईने में, खिड़की में, बाहर, बिस्तर के नीचे। रघु ने एक दिन साहस कर उस सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी से पूछा, आप कौन हैं? उसने बस मुस्कुराकर कहा,
मैं सिर्फ दरवाजे का रखवाला हूँ। अंदर जाना तुम्हारा निर्णय था, अब बाहर आना तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। अगली सुबह वो आदमी गायब था। रघु ने सोचा ये सब छोड़ देगा, लेकिन एक आखिरी बार वह उस दुनिया में गया। वहाँ सब कुछ बदल चुका था। अब वहाँ सिर्फ अंधकार था और एक लाल रंग का दरवाज़ा। वो दरवाज़ा खोला, अंदर सिर्फ आग थी और हजारों आत्माएं जलती हुई। एक आत्मा चीखी, वापस जा और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दे। रघु ने वो दरवाज़ा बंद किया और बाहर आकर उस गुप्त रास्ते को ईंटों से बंद कर दिया। रघु अब एक छोटा सा दुकान चलाता है। उसके पास पैसे हैं, घर है और शांति है। लेकिन हर रात 3 बजे वो दरवाज़ा उसकी यादों में खुद ब खुद खुल जाता है और वो लड़की फटी सफ़ेद पोशाक में खड़ी मिलती है और धीरे से कहती है, एक दिन फिर मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर एक घना जंगल था, कुफरी घाटी का जंगल। कहते हैं वहाँ सूरज जल्दी ढलता है और रात बहुत जल्दी उतर आती है। वही ट्रैकिंग करने गया था आरव, शहर का एक नौजवान लड़का। कैमरा, पानी की बोतल और जोश, बस यही साथ लेकर चला गया था। पहाड़ों की ठंडी हवा, चीड़ के पेड़ों की खुशबू, सब कुछ उसे किसी फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, रास्ता अनजान लगने लगा। आरव ने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं बता रहा था। वो बुरी तरह रास्ता भटक चुका था। रात के करीब 9 बजे दूर कहीं एक दीपक की लौ दिखी। वो उधर चला गया। एक पुराना घर, लकड़ी से बना, ऊपर पहाड़ी की ढलान पर। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लेकिन चेहरा कुछ छिपा हुआ। उसने कहा, बेटा रात हो गई है, जंगल में रहोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। चलो मेरे घर चलो, खाना भी दे दूंगी। आरव थका हुआ था, डर भी लग रहा था। वो मान गया। घर अंदर से अजीब था। छत में सूखी जड़ी बूटियां लटक रही थी। दीवार पर पुराने लोहे के औजार जैसे किसी तांत्रिक के हो। कोने में मिट्टी का काला घड़ा रखा था, जिसमें कुछ हरकत हो रही थी। औरत बोली, खाना खा लो बेटा, गरम गरम मछली बनाई है। लेकिन जैसे ही थाली उसके सामने आई, आरव ने देखा वो मछली नहीं थी। वो तो किसी जानवर का मांस था, जिसमें उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। आरव ने चालाकी से थोड़ा खाना मुंह में लिया और जब औरत पीठ फेर कर हंसी तो वो चुपचाप थूक दिया। रात के करीब 12 बजे आरव को कमरे के बाहर से चीखने जैसी आवाज़ सुनाई दी। कोई जोर से हंस रहा था। उसने धीरे से दरवाजे की झिरी से झांका। वो औरत अब वैसी नहीं थी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल, और वो लोहे के औजारों से किसी जानवर की खाल उतार रही थी। आरव का खून जम गया। वो बिना आवाज़ किए खिड़की से बाहर निकला और अंधेरे में भागता चला गया। पीछे से वो चुड़ैल चिल्लाई, रुक जा, तू मेरी सीमा से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही आरव ने एक पुराने पत्थर के मंदिर की सीमा पार की, उसकी आवाज़ गायब हो गई। सिर्फ हवा का सन्नाटा और रात की ठंडक बाकी थी। सुबह गांव के लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में मंदिर के पास देखा। वो बस इतना बुदबुदा रहा था। वो इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी, जो इंसानों का सुख बनाती है। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई उस पहाड़ी के जंगल में देर रात रुकता है या जाता है, तो मछली पकने की गंध और एक औरत की हंसी सुनाई देती है, जो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही होती है। ये कहानी एक रहस्यमय लिफ्ट की है, जो हर शुक्रवार किसी न किसी को नर्क में ले जाती है। अगर आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं, तो अभी ही रुक जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये कहानी आपको खींच लेगी उसी लिफ्ट में जहाँ से वापस लौटने वाले बहुत कम बचे हैं। मैंने ये कहानी किसी किताब से नहीं पढ़ी और न ही किसी दोस्त से सुनी। मैंने ये खुद झेली है और आज 13 साल बाद मैं पहली बार ये किसी को बता रहा हूँ। अभय एक 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई के स्काईकोर टावर में नौकरी शुरू करता है। 22 मंजिला बिल्डिंग, शाइनी ग्लास
वॉल्स ऑटोमेटिक लिफ्ट। लेकिन एक बात हमेशा खटकती थी, लिफ्ट में 13वां फ्लोर नहीं था। एक दिन एक पुराना गार्ड बोला, साहब 13वां फ्लोर यहाँ है भी और नहीं भी, मतलब समझे, जो देख ले वो वापस नहीं आता। अभय हंस दिया, लेकिन गार्ड की आंखें कांप रही थी। अभय को एक दिन देर रात तक रुकना पड़ा, साइलेंट कॉल में। रात के करीब 11:47 हो रहे थे। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था, एसी की आवाज़ भी गायब थी, लाइट हल्की हल्की झपक रही थी। अभय ने लिफ्ट बुलाई। जैसे ही लिफ्ट आई, उसमें कुछ अजीब सा था। अंदर हल्का सा धुआं भरा था। इंडिकेटर पर 13वां नंबर का फ्लोर लिखा था और दरवाज़ा खुद ही खुला, बिना कोई बटन दबाए। जैसे ही अभय लिफ्ट में घुसा, दरवाज़ा तेजी से बंद हो गया और अब कोई बटन नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद एक भयानक आवाज़ आई, वेलकम टू फ्लोर नंबर 13। लिफ्ट गिरने लगी, एक खाई में नीचे की ओर, जैसे अंतहीन कुआं। दीवार पर कुछ नामें उकेर आई थी। शायद जिन लोगों ने कभी ये लिफ्ट ली थी, शायद उन्हीं की होगी। जैसे ही लिफ्ट रुकी, दरवाज़ा खुला और सामने था सिर्फ धुंध और चीखों से भरा गलियारा। हर दिन दीवार पर पुराने कर्मचारियों की तस्वीरें थी, जिन्हें लापता घोषित किया गया था। दरवाजे अपने आप खुलते, हर कमरे में कुछ अनहोनी चल रही थी। एक महिला बार बार खुद को जलाकर वापस जिंदा हो रही थी। एक आदमी की आत्मा हर बार एक ही गलती दोहरा रहा था, खुद को मार रहा था। एक बच्चा फर्श पर बैठा रो रहा था, लेकिन उसकी परछाई बिल्कुल उल्टी दिशा में थी। अभय को एक कमरे में पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें ये पढ़ने को मिली है तो तू अब बंद हो चुका है। तेरा शरीर ऊपर ऑफिस में है, लेकिन आत्मा अब हमारे साथ है। हर शुक्रवार नई आत्मा आती है, और अगर वो चेतावनी को नज़रअंदाज कर दे तो पिछले वाला कभी नहीं छूटता। अभय आज भी वही है। हर शुक्रवार लिफ्ट खुलती है, वो सामने खड़ा होता है और चेतावनी देता है, मत आ, ये नर्क है, तू नहीं समझेगा, मत आ। लेकिन कोई न कोई हंसकर लिफ्ट में चढ़ ही जाता था, और तब अभय का दरवाज़ा फिर से हमेशा के लिए बंद हो जाता। उस मंजिल पर सिर्फ डर नहीं था, वहाँ थे नियम, और हर नियम तोड़ने पर होती थी एक नई सज़ा। अभय को एक कमरा दिखा, जिसमें दीवार पर लिखा था, यहाँ हर आत्मा को अपनी सबसे बड़ी गलती के रूप में बार बार अनंत बार। एक आदमी खुद को फांसी पर चढ़ाता था, फिर जिंदा होता, फिर फांसी पर चढ़ता। एक औरत बार बार अपनी बेटी को मारते हुए देखती थी, जबकि वो उसे कभी बचा नहीं पाई थी। और एक बूढ़ा बस एक कोने में बैठा चिल्ला रहा था, मैंने सिर्फ लिफ्ट का बटन दबाया था, बस इतना ही किया। अभय को वहाँ एक और इंसान मिला, जिसका नाम राघव था, जो 20 साल से वहाँ फंसा था। राघव बोला, मैं 2005 में फंसा था, तब स्काईकोर टावर नहीं था। ये बिल्डिंग पहले एक सरकारी अस्पताल थी। इसी लिफ्ट में एक रात एक नर्स मरी थी, जिसका चेहरा अब किसी को नहीं दिखता। राघव ने अभय से कहा, मुक्त होने का एक ही रास्ता है, जब कोई नई आत्मा तेरी चेतावनी माने और वापस लौट जाए, तभी तुझे रिहाई मिलेगी, वरना तुझे भी 20 साल लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा। हर शुक्रवार रात के 11:47 पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलती है और अभय उस दरवाजे पर खड़ा होता है। एक बार एक लड़की आई, उस लड़की का नाम आकृति था। अभय ने उसे चेतावनी दी, मत आ, ये लिफ्ट नहीं नर्क है। लेकिन लड़की बोली, भाई एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, मैं रील्स बनाती हूँ, चलो ऊपर। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और एक नया कैदी जुड़ गया। अभय वहीं रह गया। अब राघव की बात याद आई, ये लिफ्ट अब सिर्फ स्काईकोर में नहीं, जहाँ लोग अपने गुनाहों से भागते हैं, वहाँ ये लिफ्ट खुद ब खुद पहुँच जाती है। अब ये लिफ्ट दिल्ली में देखी गई,
कभी स्कूलों में देखी गई और कभी होटल में, और शायद ये आपके शहर में भी हो। तो अगर आप कभी किसी ऊंची बिल्डिंग में जाए और वहाँ की लिफ्ट आपको 13वां नंबर फ्लोर दिखाए तो मुस्कुराइए मत, क्योंकि कोई आपको चेतावनी दे रहा होगा। लेकिन अगर आप वो लिफ्ट ले ही ले तो याद रखिए, ये कहानी अब आपकी हो चुकी है। वह अंधेरी और ठंडी रात थी। बारिश के बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी और बाहर गरजते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अजय अपने गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली में ठहरने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसका रास्ता बारिश के कारण बंद हो गया था। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन आज उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अजय को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दीवारों पर जाले थे और जगह जगह से हवेली के दरवाजे चिरचिरा रहे थे। अजय ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और एक पुरानी मोमबत्ती जलाई जो उसकी जेब में पड़ी हुई थी। उसने अपनी रात गुजारने के लिए एक कमरा ढूंढा। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें एक पुराना बिस्तर और एक बड़ी खिड़की थी। खिड़की से बाहर देखते हुए अजय को दूर जंगल में हल्की रोशनी दिखाई दी, लेकिन अचानक ही वह रोशनी गायब हो गई, जैसे कोई चीज उसे निगल गई हो। अजय ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अजय ने घबराकर खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। वह डर के मारे कांप उठा और मुड़कर देखा। वहाँ एक छाया थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने डरते हुए पूछा, कौन कौन है वहाँ? छाया और पास आ गई। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह एक सफेद साड़ी पहने एक औरत थी, जिसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें खून से लाल थी और वह अजय की ओर घूर रही थी। अचानक वह औरत जोर से चीखी और अजय की ओर झपटी। अजय के होश उड़ गए। वह जितना दौड़ सकता था उतना दौड़ा। हवेली के बाहर निकलकर बारिश में भीगता हुआ उसकी सांसें फूल रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की में वही औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अजय ने अपने आप को संभाला और बिना रुके दौड़ता रहा जब तक कि वह गांव पहुंच नहीं गया। वह जानता था कि वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी और उसने कभी उस हवेली की तरफ पलट कर नहीं देखा। उस रात के बाद से अजय ने कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की और वह हवेली अब भी गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि उस रात अजय के साथ सच में क्या हुआ होता, लेकिन वह डर की रात उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। रात के 11 बजे हाईवे सुनसान पड़ा था। कभी कभी दूर से आती ट्रकों की हेडलाइट, फिर गहरा अंधेरा। इसी सुनसान मोड़ पर एक पुराना सा ढाबा था जिसका नाम लाजो ढाबा था। दिन हो या रात, यह 24 घंटा खुला रहता था। यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि जो एक बार आ जाए बार बार लौटे। ढाबा चलाने वाली औरत, जिसका नाम लाजो था, उसकी उम्र करीब 40 साल की थी और उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में अजीब सा अपनापन। गांव वाले कहते, लाजो जैसी नेक औरत हमने कभी नहीं देखी, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। उस रात शहर से लौट रहा रवि वहीं रुक गया और वहां काम करने वाले कर्मचारी से कहा, भाई एक अंडा की भुर्जी और चाय बना दो। लाजो ने यह सुना। लाजो चुपचाप काम करने लगी। रवि की नज़र तभी एक कोने की मेज पर गई। वहाँ एक साफ सफ़ेद प्लेट में रखा था एक सुनहरा आमलेट। उसके ऊपर हल्का सा धुआं उठ रहा था और खुशबू जैसे किसी ने जान डाल दी हो। रवि ने कहा, ये वाला दे दो ना दीदी। लाजो का चेहरा एकदम उतर गया और उसने कहा, नहीं बेटा, वो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन रवि भूखा था और लाजो किसी और ग्राहक में उलझ गई। उसने सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना ही तो है, और वो आमलेट उठा लाया। जैसे ही रवि ने पहला टुकड़ा खाया, उसे लगा जैसे पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। ढाबे का शोरगुल धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गया। लाजो भागते हुए आई और उसने कहा, तूने खा लिया। रवि, क्या हुआ, इसमें था क्या?
लाजो की आंखों में आंसू भर आए। ये आमलेट मेरे लिए बना था। मैं जो हूँ वो खाने वाला इंसान नहीं जान पाता, और ये मेरे श्राप को थामे रखता था। जो इसे खा ले उसकी सांसें बस 24 घंटे की मेहमान होती है। रवि डर से कांपने लगा और कहा, तुम कौन हो? लाजो ने धीरे से कहा, मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं यहाँ फंसी हूँ सदियों से। ये आमलेट रोज बनता है और इसे मुझे ही खाना होता है ताकि मैं इस शरीर में बंधी रहूं। लेकिन तूने खा लिया, अब मेरा श्राप तुझ पर है। रवि ने भागने की कोशिश की पर पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। अगली सुबह लाजो उसी मेज पर बैठी थी, सामने कुर्सी खाली और उस पर रखा था वही सुनहरा आमलेट। रवि कहीं नहीं था, बस उसकी घड़ी मेज पर पड़ी थी जो रात के 11:59 पर रुक चुकी थी। लाजो की आंखों से एक आंसू टपका और उसने आमलेट उठाकर धीरे धीरे खाना शुरू किया। बाहर से एक ट्रक गुजरा और फिर सब कुछ सन्नाटा। रात का समय था। उत्तर प्रदेश के एक पुराने इलाके में एक वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग शाह हवेली कहते थे। कभी राजा शाह ने बनवाई थी, पर अब वो हवेली सिर्फ कहानियों में ही जिंदा थी। दिन में देखने पर भी डर लग जाए और रात में उस पर नज़र डालने की हिम्मत किसी की नहीं थी। हवेली के ठीक सामने गेहूं का एक लंबा सा खेत था। बीच में एक पुराना फटा फूटा स्कैरी क्रो खड़ा था। सूरज की तपिश में काला पड़ा चेहरा, आंखों की जगह 2 खोखले गड्ढे और बाहें इस तरह फैली मानो किसी को गले लगाने को तैयार हो। गांव वाले कहते थे, रात के बाद वो स्कैरी क्रो हवा से नहीं अपने आप हिलता है। राघव एक 28 साल का नौजवान नई नौकरी पर आया था। उसका काम हवेली की रखवाली करना था। गांव वालों ने बहुत समझाया, भाई यहाँ रात मत गुजारना, 2 गार्ड पहले ही गायब हो चुके हैं। पर राघव हंस दिया, अरे बाप रे, डरना तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। पहली रात जब वो राघव हवेली पहुंचा तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जैसे हवेली भी रुक गई हो। हवेली के पुराने दरवाजे पर जंग की परत थी, जिसे धक्का देते ही चरमराहट और ची की आवाज आई। राघव ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, राजा शाह, उनकी रानी और एक अजीब सा चित्र, 2 सिर वाला आदमी जो सीधा राघव को ही देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, कोई पुराना मजाकिया पेंटिंग होगी। लेकिन जैसे ही मुड़ा, पीछे से वही पेंटिंग धीरे धीरे हिली, जैसे हवा से नहीं किसी ने छुआ हो। रात के करीब 11 बजे हवेली के बाहर सरसराने की आवाज आई। राघव टॉर्च लेकर बाहर निकला। हवा शांत थी, फिर भी गेहूं के पौधे हिल रहे थे। उसने टॉर्च घुमाई। स्कैरी क्रो वहीं खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा थोड़ा अलग दिशा में मुड़ा हुआ था। राघव ठिठक गया और सोचने लगा, सच में पहले ये खेत की उस ओर देख रहा था, अब हवेली की तरफ। अचानक दूर किसी औरत की धीमी आवाज आई, वो देख रहा है। राघव ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी। कुछ नहीं था, बस खेतों की सीटी और हवा की सरसराहट। वो अंदर लौटा और खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। अगली रात कुछ और अजीब हुआ। हवेली की सीढ़ियों के नीचे से कोई हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। वो नीचे गया तो एक पुराना दरवाजा मिला था खाने का। अंदर घुसते ही एक सड़ी गली गंध आई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी और वही 2 मुंह वाला शैतान, कभी बच्चों के साथ, कभी राजा शाह के पीछे। राघव ने धीरे से बुदबुदाया, कहीं ये शैतान हवेली का श्राप तो नहीं। अचानक पीछे से किसी ने कहा, भागो यहाँ से। वो पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, बस दीवार पर अपनी ही परछाई थी, जो अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जैसे किसी ने 2 चेहरे बना दिए हो। राघव के माथे पर पसीना आ गया। वो भागकर ऊपर आया, बाहर देखा। स्कैरी क्रो अब हवेली के बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन खेत से वो इतना पास कैसे आ सकता था? अब राघव डरने लगा था, पर उसने ठान लिया, सच पता लगाऊंगा। उस रात वो छत पर गया और दूर खेत की ओर देखा। स्कैरी क्रो अब बिल्कुल हिल नहीं रहा था, पर उसके पीछे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई परछाई जो उसी की हरकत दोहरा रही थी।
तभी हवेली की खिड़की अपने आप खुली। अंदर से धीमी गूंज आई, मेरा पहरेदार कहाँ है? राघव डर गया पर हिम्मत करके बोला, कौन है वहाँ? धीरे धीरे अंधेरे से एक आकृति निकली, लंबा शरीर, दो चेहरे, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, आंखें आग जैसी लाल। वो बोला, हर पहरेदार मेरा हिस्सा बन गया, अब तेरी बारी है। राघव भागने ही वाला था कि बाहर जमीन कांपने लगी। खेत से कुछ आ रहा था। स्कैरीक्रो अपने आप चल रहा था। राघव हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। शैतान ने हाथ उठाया और दीवारों से स्याही जैसी काली लपटें निकली। स्कैरीक्रो तेजी से अंदर आया। उसकी आंखें नीली चमक रही थी। वो शैतान से भिड़ गया। चीखे हवा का तूफान और टूटते शीशे, सब कुछ एक पल में हुआ। राघव ने देखा, स्कैरीक्रो के भीतर से इंसानी आवाज़ आ रही है और वह बोल रही है, डरो मत, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। शैतान चिल्लाया, तू बचा नहीं पाएगा। और फिर एक विस्फोट सी गूंज हुई। हवेली की सारी बत्तियाँ बुझ गई और सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वाले दौड़ते हुए आए। हवेली टूटी फूटी पड़ी थी पर अंदर राघव जिंदा था। वो बेहोश पड़ा था, शरीर पर राख और मिट्टी। उसने बस इतना कहा, स्कैरीक्रो ने बचा लिया मुझे। गांव वाले जब खेत पहुंचे तो देखा स्कैरीक्रो अब फिर से अपने पुराने स्थान पर खड़ा था, लेकिन उसकी टोपी पर कुछ नया था। राघव की वर्दी का टूटा हुआ बैज। लोग समझ गए, अब हवेली का पहरेदार सिर्फ इंसान नहीं, अंधेरे का असली पहरेदार बन चुका है। बाबा डिजिटल नाथ और भूतिया वाईफाई। ये कहानी है हरिहरपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां हर कोई पुराने सोच में जीता था। लेकिन एक दिन वहां पैदा हुआ एक लड़का, नरपत लाल वर्मा, जो बचपन से ही थोड़ा हटके था। बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, नरपत मोबाइल खोलकर उसके पार्ट्स निकालता था। नरपत में एक अनोखी बात थी, उसका दिमाग मशीनों से तेज चलता था, लेकिन भूत प्रेतों से बहुत डरता था। वो इंटरनेट चलाने वाला पहला लड़का था अपने गांव में। लोग उसे मोबाइल डॉक्टर कहने लगे। लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। नरपत को एक दिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में मोबाइल नेटवर्क लगाने का ठेका मिला। रात के 11 बजे वो वहां गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका फ़ोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पे लिखा आया, तू डिजिटल है, हम भूत हैं, अब तेरी असली टेस्ट। नरपत डर के मारे भागा, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया। तभी एक भूतिया आवाज़ आई, अगर इस हवेली का वाईफाई चला सका तो जान बचा लेगा। नरपत ने कांपते कांपते लैपटॉप निकाला, सेटिंग्स की और आखिरकार भूतों के लिए एक हाई स्पीड वाईफाई चालू कर दिया। भूत खुश होकर बोले, तू अब से बाबा डिजिटल नाथ कहलाएगा। इंसानों और आत्माओं की डिजिटल कनेक्शन की कड़ी है। अब बाबा डिजिटल नाथ पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसके पास मोबाइल, आत्मा भूत वाईफाई और तंत्र मंत्र का ऑल इन वन प्लान था। कहते हैं बाबा डिजिटल नाथ का झाड़ फूक से मोबाइल में आए आत्मा निकल जाती थी। भूत फेसबुक पर जा बैठते थे और आत्माएं इंस्टाग्राम रील्स बनाकर चैन पाती थी। बाबा के पास एक चेला भी था जिसका नाम चीकू था, जो हर बात पर बोलता था, बाबा ये तो बड़ा नेटवर्किंग भूत है। चीकू डरपोक था पर दिल से बाबा का फैन था। एक दिन दिल्ली से एक रिपोर्टर आया, अमन भटनागर, जो बाबा की भूतिया डिजिटल सेवा का सच उजागर करना चाहता था। उसने बाबा से पूछा, बाबा भूत वाईफाई क्यों चाहते हैं? बाबा बोले, आजकल की आत्माएं बोर हो चुकी हैं, न पूजा न मुक्ति। अब तो वो भी इंस्टाग्राम पर घोस्ट फिल्टर लगा के वीडियो बनाना चाहती हैं। अमन हंसने लगा और बोला, बाबा मुझे भी एक भूत से मिलाइए, मैं इंटरव्यू करूँगा। बाबा बोले, ठीक है, आज रात हवेली में मिलवाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये लाइव नहीं है, डेडलाइन है। रात को हवेली में अमन, चीकू और बाबा गए। बाबा ने चिल्लाकर कहा, ओ आत्मा इंटरनेट प्रेमी, आजा सामने, तेरे फॉलोवर्स इंतजार में हैं। तभी सामने आया भूत टिकटॉक लाल, जिसका आत्मा टिकटॉक बैन होने के बाद हवेली में भटक रही थी। वो बोला, मेरे 2 लाख फॉलोवर्स थे,
लेकिन अब सब भूल गए। क्या मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकता हूँ? बाबा बोले, क्यों नहीं, लो ये iPhone 13 Pro भूतिया एडिशन। भूत ने खुशी से रील बनाई और फिर गायब हो गया। अमन के हाथ पांव फूल गए, लेकिन तभी एक खतरनाक आत्मा नेटवर्क देवी प्रकट हुई और वो बोली, किसी ने मेरे डेटा से छेड़छाड़ की है। अब बाबा की असली परीक्षा थी। नेटवर्क देवी बोल रही थी तेज आवाज में, तूने आत्माओं को वाईफाई पर चढ़ा दिया, अब खुद ऑफलाइन हो जा। बाबा ने तुरंत भूतिया हॉटस्पॉट चालू किया और चिल्लाया, हे देवी, मैं तुम्हें 5G सेवा दूंगा, बिना बफरिंग के मोक्ष पाओगी। देवी थोड़ी नरम हुई। बाबा बोला, लेकिन एक शर्त है, मुझे इंटरव्यू रिकॉर्ड करने दो। देवी बोली, ठीक है, लेकिन इंटरनेट बंद होते ही तेरा अस्तित्व भी मिट जाएगा। बाबा ने हिम्मत दिखाते हुए इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। नेटवर्क देवी की कहानी, 100 सालों की सिग्नल खोज। वीडियो वायरल हुआ। देवी को 10 लाख फॉलोअर्स मिल गए। खुश होकर देवी बोली, डिजिटल नाथ, तू असली कनेक्टर है इमोशंस और इंटरनेट का। अब बाबा डिजिटल नाथ एक घोस्ट इन्फ्लुएंसर बन चुका है। आत्माएं उसे फॉलो करती हैं, इंसान उसे लाइव देखना चाहते हैं और चीकू उसका ब्लॉगर बन चुका है। रिपोर्टर अमन ने लिखा है, डर से ज़्यादा हंसी और नेटवर्क से ज़्यादा दिल का कनेक्शन, यही है डिजिटल नाथ। बाबा आज भी कहता है, जहाँ सिग्नल नहीं पहुँचता वहाँ मैं पहुँचता हूँ। हर सुबह की तरह सूरज की पहली किरण अभी धरती पर ही आई थी। गांव में मुर्गे की बांग गूंज रही थी और हल्की धुंध ने पेड़ों को ऐसे लपेट रखा था जैसे कोई भूतिया चादर ओढ़ रखी हो। विजय, जो कि गांव का एक सादा सा दूध वाला था, अपनी साइकिल पर दूध के बड़े बड़े कैन बांधकर शहर की ओर चल पड़ा। विजय की जिंदगी सीधी सादी थी, गांव से शहर दूध पहुंचाना और फिर दोपहर तक आ जाना। पर आज कुछ अलग था। उसकी छठी इंद्रियां उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब वह गांव से निकलकर उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा जिसे लोग चुप रास्ता कहते थे, तभी आसमान में अजीब सी रोशनी दिखी। नीले और हरे रंग की चमकती पट्टियां आकाश से नीचे उतरती दिखाई दी। विजय ने साइकिल रोक दी और चौंक कर देखा। उसने मन में बुदबुदाया, ये कोई पटाखा नहीं हो सकता। जैसे ही वह झाड़ियों के पीछे गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक चमचमाता हुआ अजीब सा यान जमीन पर उतरा था। उसका आकार गोल था और उसमें से एक जीव बाहर निकला, लंबा पतला, आंखें चमकदार, और उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। विजय ने डर के मारे सांस रोक ली। वह चुपचाप भागने लगा, लेकिन उसके जूतों से जमीन पर पत्तों की आवाज हो गई। एलियन ने पलट कर देखा और तुरंत विजय की ओर भागा। उसकी रफ्तार इंसानों से कहीं तेज थी। विजय ने अपनी जान बचाने के लिए साइकिल छोड़ दी और अंधेरे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पसीने से लथपथ विजय अब केवल दौड़ रहा था, बिना यह सोचे कि कहाँ जा रहा है। दौड़ते दौड़ते उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उस घर की छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था और खिड़कियां काली थी जैसे किसी आत्मा की आंखें। वह बिना कुछ सोचे उस घर में घुस गया और एक कोने में छिप गया। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी जो बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग थी। अचानक दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, कोई आया है, इंसान, ताजा खून। विजय का दिल बैठने लगा, लेकिन वह जानता था कि एलियन पीछे हैं और अब यही भूतिया घर उसकी ढाल है। थोड़ी ही देर में दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एलियन घर के अंदर आ गया। उसकी आंखें नीली रोशनी फैला रही थी और उसने अपने स्कैनर से पूरे घर को चेक करना शुरू कर दिया। पर तभी हवा में कुछ बदला। घर की छत से काली परछाइयां उतरी, दीवारों से चेहरों जैसी आकृतियां निकलने लगी। एलियन को भी यह महसूस हो गया कि वह किसी और ही ताकत के बीच में फंस गया है। एक भारी आवाज गूंजी, यह मेरा क्षेत्र है, परग्रही प्राणी। एलियन ने एक नीली ऊर्जा की लहर छोड़ी जो कमरे के बीचों बीच फैली, लेकिन तभी दीवार से एक लंबी छाया निकली और उस ऊर्जा को सोख लिया। भूत और एलियन अब आमने सामने थे। घर के अंदर बिजली की तरह लड़ाई शुरू हो गई। एलियन ने अपने हथियारों से
आग और बिजली की किरणें छोड़ी, जबकि भूत दीवारों से निकलकर हवा में गायब होते और फिर कहीं और से प्रकट हो जाते। विजय एक पुराने लकड़ी के बक्से के पीछे कांप रहा था। दीवारें हिल रही थी, घर में फर्श में दरारें आ रही थी और जमीन जैसे थरथरा रही थी। एक भूत ने एलियन को पकड़कर दीवार में घसीट लिया, लेकिन एलियन ने एक तीखी ध्वनि पैदा की जिससे भूतों की चीख निकल पड़ी। इतना खौफनाक मंजर विजय ने कभी नहीं देखा था। पर लड़ाई में दोनों पक्ष थकने लगे थे। एलियन का यान दूर खड़ा था और वह जानता था कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा। जब लड़ाई चरम पर थी, विजय ने एक मौका देखा। उसने दौड़कर एलियन का गिरा हुआ डिवाइस उठाया, जो शायद उसका नियंत्रण उपकरण था। डिवाइस में बटन चमक रहे थे और विजय ने डरते हुए एक बटन दबा दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, एलियन चीख उठा और उसका शरीर कँपाने लगा। लगता था कि डिवाइस उसकी ताकत से जुड़ा था। यह देखकर भूतों को भी मौका मिल गया। वे टूट पड़े और एलियन को जंजीरों जैसी छायाओं से बांधने लगे। एलियन चिल्लाया, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। विजय ने बिना पीछे देखे उस घर से भागना शुरू कर दिया। दरवाजा टूट चुका था और बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। वह भागते भागते वापस गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे साइकिल भी मिल गई। अगले दिन गांव में उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लोग कहते हैं कि उस पुराने घर से अब भी कभी कभी नीली रोशनी निकलती है और जो भी वहां जाता है उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती है। विजय अब शहर नहीं जाता। उसने दूध का काम छोड़ दिया है। लोग पूछते हैं क्यों, तो वह बस इतना कहता है, कभी भूतों और एलियन की लड़ाई देखी है? अगर देख लो तो कुछ भी करोगे, बस वहां दोबारा नहीं जाओगे। भारत जैसे देश में जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई गांवों में, पिछड़े इलाकों में आज भी बेटी होने को अभिशाप माना जाता था। ये कहानी उसी मानसिकता को डरावनी कहानी के माध्यम से उजागर करती है। कई बार माँ को दोषी ठहराया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने बेटी को जन्म दिया, जबकि विज्ञान ये साफ कहता है कि बेटी या बेटा होना पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, माँ पर नहीं। ये कहानी उसी भूत डॉक्टर की है जो मौत के बाद भी ज्ञान और इंसानियत का इलाज करता है। राजस्थान के बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धरनावा था। धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और बीचों बीच एक वीरान हवेली। लोग इसे ठाकुर हवेली कहते थे, जिसे अब लोग भूतों की शरण भी कहते हैं। गांव के बाहर एक सामान्य परिवार रहता था। रमेश और गीता दोनों सीधे साधे मेहनती लोग थे। गीता गर्भवती थी और पूरा गांव सांसें रोके इंतजार कर रहा था, देखे अब के लड़का होता है या फिर से अभिशाप। क्योंकि इससे पहले गीता ने एक बेटी को जन्म दिया था और तभी से तानों की कड़वी बातों की और बदनामी की आंधी रमेश गीता के जीवन में बसी हुई थी। जब दूसरी बार भी गीता ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया तो गांव की औरतें तक बोल पड़ी, लगता है इस औरत का पेट ही पाप से भरा है, बेटा दे ही नहीं सकती। गांव के पुजारी ने कहा, इस औरत का भाग्य भूतों के प्रकोप से ग्रसित है, इसका इलाज किसी तांत्रिक से ही होगा। धीरे धीरे रमेश को काम से निकाल दिया गया। गीता को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया और नवजात बच्ची को कौवा जन्मी कहकर जहर पिलाने की सलाहें तक दी जाने लगी। लेकिन रमेश और गीता अड़िग रहे। उन्होंने बच्ची का नाम रखा नेहा, जो अंधेरे में उजाला लाएगी। रात के वक्त रमेश को अक्सर हवेली से आवाजें सुनाई देती, तुम्हारा कसूर नहीं है, सच छुपा दिया गया है, किसी डॉक्टर से पूछो, पंडित से नहीं। रमेश ने एक दिन गांव वालों से पूछ ही लिया, इस हवेली में पहले कौन रहता था। एक बूढ़े ने धीरे से कहा, डॉक्टर अशोक, एक बहुत बड़ा सर्जन। लेकिन उसने एक रात गांव वालों को सबके सामने कहा कि बेटी या बेटा पैदा होना केवल मर्द पर निर्भर करता है, औरत पर नहीं। गांव वाले उसे पागल कहकर जिंदा हवेली में बंद कर आए और वही उसकी मौत बन गई। तब से हर लड़की के जन्म पर हवेली में कोई चीखता है,
मैं जिंदा हूँ और तुम सब अंधे हो। 5 साल बाद एक रात नेहा अचानक गायब हो गई। किसी ने गीता को फिर से दोषी ठहराया। तेरी कोख अपवित्र है। हवेली ने खुद ही उसे निगल लिया। रमेश पागल सा हो गया। वो अकेले उस वीरान हवेली में घुस गया। अंदर कुछ नहीं था सिवाय जले हुए फर्नीचर, टूटे शीशे और एक पुराने डॉक्टर की कोट। अचानक एक हाथ रमेश के कंधे पर पड़ा। सामने खड़ा था डॉक्टर अशोक का भूत। डॉक्टर अशोक ने मुस्कुराकर कहा, मैं मर गया, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं मरी। लोग सोचते हैं बेटा या बेटी होने का जिम्मेदार माँ है, जबकि सच ये है। डॉक्टर ने एक पुराना स्केच निकाला। माँ के पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, पिता के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं। अगर पिता एक्स देता है तो बेटी, अगर वाई देता है तो बेटा। फिर उसने रमेश को एक शीशा दिखाया जिसमें गांव के लोग नेहा को बंद कर रहे थे हवेली की तिजोरी में। डॉक्टर ने कहा, तेरी बेटी मरी नहीं, उसे तुझे डराने के लिए छुपाया गया है, क्योंकि तूने समाज के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। रमेश भागकर तिजोरी की ओर दौड़ा, दरवाजा तोड़ा और अंदर धूल भरी जमीन से एक हल्की सी आवाज आई, पापा। नेहा जिंदा थी। रमेश ने नेहा को उठाया और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गीता भागती हुई आई। डॉक्टर की आत्मा हवेली की छत पर खड़ी थी। उसने कहा, जो लोग विज्ञान को नहीं समझते वो अंधविश्वास का इलाज तांत्रिक से करवाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि तुम सब ने एक माँ को दोषी ठहराया उस बात के लिए जो उसके हाथ में थी ही नहीं, और अब मैं मुक्त हूँ। एक तेज रोशनी हुई। डॉक्टर की आत्मा मुक्त हो गई। गांव के बुजुर्गों ने गीता और रमेश से माफ़ी मांगी। पंडित ने खुद मंच से ऐलान किया, आज से इस गांव में कोई भी माँ बाप लड़की के जन्म पर शोक नहीं मनाएगा। बेटी को जन्म देना वरदान माना जाएगा, और जो कोई अंधविश्वास फैलाएगा उसे डॉक्टर की हवेली में एक रात बितानी होगी। ये कहानी सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं, बल्कि समाज के डरावने चेहरों की परछाई है। जो बेटियों के जन्म को पाप मानता है उसे इस भूत डॉक्टर से मिलना चाहिए। उत्तराखंड के रानीखेत के ऊंचे पहाड़ों पर, जहां बादल जमीन को छूते हैं और रात का सन्नाटा पूरे जंगल को निगल जाता है, वहीं दो दोस्त आर्यन और विवेक कैंपिंग करने पहुंचे थे। दिन भर धूप खिली थी। उन्होंने कैमरा निकाला, फोटो खींचे, ऊंचे पेड़ों के ऊपर चढ़े और पूरा जंगल का नज़ारा देखने लगे। यहाँ तक कि छोटे छोटे झरनों पर छलांग लगाते हुए खूब हंसे। उन्हें यकीन था ये उनकी ज़िंदगी की सबसे यादगार ट्रिप होगी। शाम के करीब 7 बजे उन्होंने पहाड़ी के किनारे टेंट लगाया। नीचे दूर घाटी में छोटे छोटे गांवों की रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में देवदार पेड़ों की खुशबू और ठंडक घुली हुई थी। आग जलाकर उन्होंने खाना बनाया, संगीत बजाया और एक दूसरे से मजाक करते हुए बोले, अब तो भूत भी डर जाए हमसे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल की शांति अजीब लगने लगी। विवेक ने कहा, तुझे कुछ सुनाई दिया? कुछ हिला वहाँ पर? आर्यन बोला, हवा होगी। रात के करीब 10:30 बजे टेंट के बाहर से बिल्ली की म्याऊ जैसी आवाज़ आई। पहले धीमी, फिर जरा तेज और फिर 2 बार, फिर लगातार। विवेक ने बाहर टॉर्च मारी। कुछ नहीं था, बस पेड़ों की परछाइयाँ जो हवा के साथ हिल रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, भाई यहाँ कोई जानवर है? अब आवाज़ फिर से आई, इस बार किसी औरत की। मदद करो। धीमी टूटी हुई, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। दोनों सन्न रह गए। विवेक ने कहा, चल देखते हैं। आर्यन बोला, नहीं पागल है क्या, अभी तो अंधेरा पूरा है। लेकिन तभी टॉर्च अपने आप झिलमिलाई और बंद हो गई। हवा में वही अजीब इत्र जैसी खुशबू फैल गई। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। वो किसी इंसान की आकृति थी। सफ़ेद कपड़े पहने, लंबे बाल और झुका हुआ चेहरा। आर्यन बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस हवा का झोंका आया और वो आकृति एकदम पास आ गई। वो औरत थी, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें बिल्कुल लाल। धीरे धीरे वो बोली, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, अब तुम रहो मेरे साथ। आर्यन और विवेक भागे पूरी ताकत से।
जंगल की पगडंडी से नीचे उतरते हुए टॉर्च हाथ से गिर गई और पीछे से वही औरत की हंसी गूंजने लगी। हा हा हा। वो आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, कभी पेड़ों के ऊपर से, कभी नीचे झरने की तरफ से। आर्यन फिसल गया। विवेक ने उसे उठाया, फिर दोनों भागते गए। आखिर उन्होंने एक पुराना पत्थर का मंदिर देखा जहाँ एक दीपक जल रहा था। वो मंदिर की सीमा में घुस गए और जमीन पर गिर पड़े। पीछे से औरत चीखी, मेरे जंगल में कोई नहीं बचता, और उसकी आवाज़ अचानक हवा में गुम हो गई। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, उन्हें दोनों बेहोश मिले। आर्यन की हथेली में टूटी हुई लाल चूड़ी थी और हवा में वही इत्र जैसी गंध अब भी तैर रही थी। बाद में जब उन्होंने गांव वालों से पूछा तो किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, वो चूड़िया उस औरत की है जो सालों पहले इस जंगल में अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात उसका घर जल गया, बच्चे तो बच गए, लेकिन वो औरत आग में झुलस गई और मर गई। कहते हैं वो आत्मा आज भी हर नए कैंपर को अपने बच्चे समझकर बुलाती है, कहती है मदद करो, और अगर कोई उस आवाज़ के पीछे चला जाए तो वो कभी नहीं लौटता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे और भी कई सारी डरावनी कहानियाँ आने वाली है। सब्सक्राइब